राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम हुई। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। हरियाणा के फरीदाबाद से 350 किलो से ज्यादा विस्फोटक, AK-47 और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। ये बरामदगी कश्मीर से गिरफ्तार डॉक्टर अदील अहमद की निशानदेही पर की गई है और पुलिस के मुताबिक डॉक्टर अदील राठर की गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए, जिसके बाद ये विस्फोटक बरामद किया गया। इससे पहले कश्मीर में लॉकर से एक AK-47 और बाकी हथियार भी बरामद किए गए थे। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और इस ऑपरेशन के दौरान 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 2 राइफल और कई अन्य खतरनाक चीजें भी मिली है। गिरफ्तार किया गया डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। ये अकेला ही रहता था और जहां से विस्फोटक बरामद किया गया है वो एरिया धौज थाना क्षेत्र में आता है। कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं बताना चाहूँगा ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूँगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेज और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन पिछले 15 दिनों से जारी था। आरोपी के पास एक कैंटॉप राइफल, 2 मैगजीन भी मिली हैं। पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार ने कहा कि हम नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सारी जानकारी नहीं दे सकते हैं। अभी इस मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों के पास से 8 बड़े सूटकेस, 4 छोटे सूटकेस, टाइमर, रिमोट, वॉकी टॉकी के सेट भी बरामद किए गए हैं जो एक गंभीर आतंकी साजिश की ओर इशारा करती है। जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक देश की सुरक्षा एजेंसी और देश की सरकार कितने गंभीर और सजग तरीके से बिल्कुल अलर्ट होकर आतंकवाद की कोई घटना होने से पहले आतंकियों के नापाक इरादों का भांडाफोड़ कर रही है। एक बहुत बड़ा इस्लामिस्ट टेरर प्लॉट का भांडाफोड़ हुआ है और उसके तार कहां से जुड़ रहे हैं वो भी आपके सामने है। एक तरफ एक दृश्य है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेरर का, जिसका प्रमाण आज आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, मीडिया चैनल्स पर दिख रहा है। इसलिए आतंकवाद की कोई अप्रिय घटना होने से पहले ही आतंक के इन डॉक्टर्स को और आतंक के इस बड़े प्लॉट को भांडाफोड़ करने का काम हमारी देश की सुरक्षा एजेंसीज कर रही है। पुलिस को शक है कि इस गिरोह के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद और गजवत उल हिंद से संबंध हो सकते हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से मामले की जांच कर रही हैं। बरामद विस्फोटक की मात्रा को देखते हुए आशंका जताई जा रही है किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश का हिस्सा यह हो सकता है। फिलहाल जांच एजेंसियां इस नेटवर्क के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही हैं और पूरे मामले की गहन जांच कर रही हैं। बिहार में आखिरी चरण के मतदान की तैयारी जारी है और इसी बीच आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और चुनाव आयोग और एनडीए सरकार पर बड़ा हमला बोला गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले चरण से जुड़े हुए अहम आंकड़े चुनाव आयोग ने अब तक सार्वजनिक नहीं किए। चुनाव आयोग ने नहीं बताया कि कितने पुरुष और कितनी महिलाओं ने मतदान किया। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को हुआ था और आज यानी 10 नवंबर है। 4 दिन बाद भी चुनाव आयोग ये स्पष्ट आंकड़े नहीं दे पाया है। पहला चरण का मतदान कब हुआ? 6 नवंबर को। आज हम बैठ के पीसी कर रहे हैं 10 नवंबर को। 4 दिन बाद भी आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।
कि पुरुष ने कितने मतदान किए और महिलाओं ने कितने मतदान किए। कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आता। पहले भी मैनुअली, पहले के जमाने में तो उसी दिन उसी समय बता देता था मैनुअली। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, फिर भी ये आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है। 4 दिन हो गया, यानी आप समझिए, मान लीजिए 11 को अगर वोटिंग है और 14 को रिजल्ट है, तो आपको 14 तक पता ही नहीं चलेगा कि कितने पुरुष और महिलाओं ने वोटिंग की। दिस इज अ जोक। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में इस बार बदलाव की बयार दिख रही है। बिहार की जनता इस बार इतिहास रचने जा रही है और अब नौकरी वाली सरकार आने वाली है। बिहार को गरीबी, पलायन, बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने के लिए जनता बदलाव के मूड में है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने इस चुनाव में 171 रैलियां और जनसभाओं को संबोधित किया। हर जगह जनता का मूड साफ दिखा। लोग बदलाव चाहते हैं, चाहे किसी जात या धर्म के हो, सबकी आवाज एक है। इस बार बदलाव जरूरी है। तेजस्वी यादव के वार पर बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया गया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बहुत जल्द बिहार चुनाव के नतीजे बता देंगे। इन लोगों के दावे झूठे और वादे सब झूठे हैं। जनता एनडीए के समर्थन में रिकॉर्ड मतदान कर रही है। दूसरे चरण में महागठबंधन की हार पर मुहर लगने वाली है और बिहार में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार आने वाली है। कोई उपलब्धि रही क्या? और ये अराजकता के द्वारा जातीय ध्रुवीकरण की सिर्फ राजनीति करते हैं, सिर्फ एक माहौल खड़ा करते हैं, भ्रम फैलाते हैं, झूठ का वातावरण। जनता नकार चुकी है, पहला फेज में घबराहट में है, परेशान है। 14 तारीख को रिजल्ट बता देगा कि आपको जनता ने नकार दिया है। और जितना भ्रम और झूठ का वातावरण आपने जो स्लीपर सेल के द्वारा हर जिले में माहौल क्रिएट करने का प्रयास किया, सफल नहीं हो सके। जातीय ध्रुवीकरण का खेल आपका बंद हो गया। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होनी है, जिसके लिए पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए 4 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी चुनाव ड्यूटी में लगाए गए और दूसरे चरण में 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है और इसके लिए कुल 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए और जिनमें से 40,073 ग्रामीण इलाके में है। सुरक्षा के लिहाज से हर बूथ को बहुत ही संवेदनशील मान के सुरक्षा दी जा रही है और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए चौकसी बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में आयोजित सहकारिता कुंभ 2025 का उद्घाटन किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि मैं देश की 2 प्रतिष्ठित सहकारी संस्थाओं जहां अमूल और इफ्को को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ने अमूल को विश्व रैंकिंग में पहले स्थान पर रखा है और दूसरा स्थान भी भारत की अपनी सहकारी संस्था इफ्को को हासिल हुआ है। ये दिखाता है कि आज भी सहकारिता की अवधारणा पुरानी नहीं हुई है। अमित शाह ने कहा कि मैंने बचपन से ही डेयरी क्षेत्र द्वारा गांव के किसानों और गरीबों के जीवन स्तर में आई जादुई बदलाव को देखा है, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठते हुए देखा है। लेकिन आज अमूल श्वेत क्रांति की जननी बन गया है और 36 लाख किसान सदस्य, 18,000 ग्राम समितियां और 18 जिला संघों के माध्यम से अमूल देश भर में प्रतिदिन 3 करोड़ लीटर दूध एकत्र करता है। तो सबसे पहले मैं हमारे देश की 2 जानी मानी कोऑपरेटिव्स अमूल और इफ्को दोनों को हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने अमूल को विश्व का जो रैंकिंग तय होता है उसमें पहले स्थान पर समग्र विश्व में रखने का काम किया और दूसरा स्थान भी भारत की ही कोऑपरेटिव इफ्को को मिला है। ये दिखाता है कि आज भी कोऑपरेटिव का कंसेप्ट, कोऑपरेटिव का विचार, कोऑपरेटिव संस्कृति कालबाह्य नहीं हुई।
सहकारिता कुंभ के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि 2 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों में एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बनाया जाएगा। साथ ही अमित शाह ने बताया कि अर्बन सहकारी बैंक छोटे व्यापारियों, मध्यम वर्ग, स्थानीय उद्यमियों के स्तर को ऊपर उठा रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी सहकारी क्षेत्र के लिए युवा प्रोफेशनल्स तैयारी कर सहकारी क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मुझे बहुत आनंद है कि विगत 3-4 सालों में एक नए उत्साह के साथ इस देश का अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का सेक्टर और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का सेक्टर नए उत्साह के साथ, नए जोम के साथ आगे बढ़ने का सोच भी रहा है, उस पर कदम भी उठा रहा है और सफलतापूर्वक अपने लक्ष्यों को अचीव भी कर रहा है। ये कॉप कुंभ 25 जहां पर पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन तीनों के विषय पर एक क्षेत्र से जुड़ी हुई कई संभावनाओं का दोहन करने के लिए 2 दिन तक विचार होने वाला है। दिल्ली में आयोजित सहकारी कुंभ 2025 2 दिवसीय कार्यक्रम है। इस साल इस कार्यक्रम की थीम डिजिटलाइजिंग ड्रीम एम्पावरिंग कम्युनिटीज रखी गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वित्तीय समावेशन के लिए सहकारी नींव को और मजबूत करना, सहकारी बैंकिंग परिदृश्य को इनोवेशन को बढ़ावा देना। यह सम्मेलन राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक और ऋण समितियों के महासंघ की ओर से भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है और इसी बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जनता का आशीर्वाद, जनता का स्नेह, जनता के प्रति सेवा भाव हमारा काम है। हम दिल्ली में एमसीडी की 12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली बीते सालों में जिन परिस्थितियों में थी, जैसे परिस्थितियों का दिल्ली और दिल्ली के लोगों ने सामना किया, अब धीरे धीरे उनके समाधान का समय आ गया है। इन 12 सीटों पर बीजेपी की जीत बेहद जरूरी है। इससे पहले की सरकारों ने न केवल राजनीति की है, ये कहा गया है दिल्ली की मुख्यमंत्री की तरफ से। आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी उपचुनाव को लेकर आज बीजेपी दफ्तर में बैठक होने वाली है, जिसमें बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली की मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगी। इस बैठक में एमसीडी उपचुनाव को लेकर आगे की रणनीति तय की जा सकती है। जनता का आशीर्वाद, जनता का स्नेह, जनता के प्रति सेवा भाव, यही हमारा काम है और इस काम को करते हुए दिल्ली में ये 12 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली जिन परिस्थितियों में इतने सालों से थी, जिन दिक्कतों को उन्होंने सामना किया, अब धीरे धीरे उनके समाधान का समय आया है और इसलिए इन 12 सीटों पे भी भारतीय जनता पार्टी का विजयी होना जरूरी है, क्योंकि एक ध्येय, एक लक्ष्य, दिल्ली का विकास, दिल्ली में स्वच्छता, दिल्ली में हरियाली, ये सारा हमारा काम है जिसको हम इकट्ठे मिलके, एकजुट मिलकर के करना चाहते हैं। इससे पहले की सरकारों ने केवल यहाँ राजनीति करी, इतने साल, 11 साल उन्होंने यहाँ बर्बाद कर दिए। हम चाहते हैं कि दिल्ली का प्रत्येक वार्ड सुंदर बने, बेहतर बने और वहाँ विकास कार्य हो। उत्तराखंड राज्य अपने स्थापना दिवस की सिल्वर जुबली मना रहा है और इस मौके पर गैरसैंण स्थित विधानसभा परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और प्रदेशवासियों को उत्तराखंड राज्य की स्थापना के सिल्वर जुबली की शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे स्थित स्टेट हैंगर के नए गेट का विधिवत उद्घाटन किया। नया गेट आधुनिक सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के दृष्टिकोण से विकसित किया गया है, जिससे वीवीआईपी मूवमेंट और राज्य सरकार के विमानों का संचालन सुगम होगा और इस मौके पर कई वरिष्ठ अधिकारी और लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विमानन को ढांचे को सुदृढ़ बनाना हमारी प्राथमिकता है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि सरदार पटेल के 150वीं जयंती वर्ष चल रहा है, हम इस वर्ष को भारत पर्व के रूप में मना रहे हैं और कल अहमदाबाद में निवेशक संपर्क कार्यक्रम है, वहां पर उद्योगपतियों के साथ एक अहम बैठक होगी। हम उन्हें छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे।